संख्या या कुछ मेंटेन रखो, नहीं तो कैसे क्लास चलेगी? अप्रैल में पढ़ाना है और सर एग्जाम अब तो कम हो जाएगा। अरे कम से कम 22-23 रहो, क्लास चली जाए। 5 दिन लगातार रखना है, सोम मंगल बुध बीते शुक्र। शायद शनिवार को ईद है, ईद के दिन तो होना नहीं, छुट्टी है। और संडे पढ़ो, तुम लोग आते हो संडे की नहीं? संडे ना हो पढ़ लेना है, पढ़ लेना। कब? कौन अजीत? मैथ वाले? आपका ख़त्म हो गया, आपका टेस्ट होना है। अब सिपाही का एग्ज़ाम है, वो जून में है। अब सिपाही वाला बैच चलेगा, तो वनडे तो ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा। 30 अप्रैल के बाद बैच ख़त्म हो जाएगा। लेखपाल अगर मई में है तो 30 के बाद बैच ही नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। सब नहीं, आपका भी 30 अप्रैल तक डेट, तो 30 अप्रैल तक की ही है। हाँ, सिलेबस पूरा करना है 30 तक। अभी गर्मी होगी, आप लोग आओगे नहीं हैं? भाई आपके अकेले आने से क्लास नहीं चलेगी जब तक सारे लोग नहीं रहेंगे। 30 अप्रैल तक की का ही वो है, शेड्यूल है, उसके आगे का नहीं रहता है। उसे देखो, सार है चलो इसको पूरा कर देते हैं, फिर आइए आप उसका साइंस स्टार्ट करते हैं। सहयोग के क्षेत्र हैं, ये लिखवाना है, लिखिए। कृषि एवं ग्रामीण विकास सहयोग के क्षेत्र में, सार्क में सहयोग के क्षेत्र में पहला लिखिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास। पहला कृषि एवं ग्रामीण विकास, दूसरा मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन। मानव कृषि एवं ग्रामीण विकास। सेकंड पॉइंट, मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन। मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन। तीसरा लिखिए, आर्थिक व्यापार एवं वित्त। आर्थिक व्यापार एवं वित्त। व्यापार एवं वित्त। नेक्स्ट, सामाजिक मुद्दे, शिक्षा। सामाजिक मुद्दे जैसे शिक्षा, संस्कृति इत्यादि। सामाजिक मुद्दे जैसे शिक्षा, संस्कृति। नेक्स्ट, सुरक्षा। नेक्स्ट, सुरक्षा, सिक्योरिटी। प्राकृतिक आपदा एवं पर्यावरण। आइए आगे लिखिए, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। हाँ, अच्छा, कुछ आज के करंट सिनारियों में देखिए, एनर्जी, संचार प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आप समझिए, आज के समय में एनर्जी क्राइसिस है। एनर्जी क्राइसिस है, आप लोग देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इसके पीछे
रीजन क्या है? ईरान और अमेरिका और इजराइल वार। अच्छा, उसमें भी ईरान ने उन्हीं देशों को जो होर्मुज उसका रास्ता है, जो उसके समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है, जागृति आपको पढ़ाई नहीं होगी तो ये बताया गया होगा आप लोगों को कि 12 नाटिकल मील, 24 नाटिकल मील एंड 200 नाटिकल मील। इसके बाद होता है हाई सी। तो इतने तक ये क्या है? संप्रभु है। वो वाला जो पार्ट है होर्मुज वाला, जहाँ से जहाज गुजरता है, छिछला सागर है, वो उसके कब्जे में है। वो कह रहा है कि जिन जिन देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के दूतावास हैं, वो निकाल देंगे, उन देशों को हम रास्ता दे देंगे। अच्छा, इसमें दो देश हैं, एक चीन और एक रूस, जो किसके साथ हैं? ईरान के साथ है। अगर देखा जाए इस वार में तो सबसे बड़ी जो कमी है वो अमेरिका और इजराइल की है। भाई, ईरान ने तो युद्ध शुरू नहीं किया, ठीक है। आपने इसके पहले वाले वार में क्या किया था? ईरान के जितने भी परमाणु कार्यक्रम जो चला रहा था उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक। तो फिर 4-6 महीने बाद ऑपरेशन करने की क्या ज़रूरत थी? भाई, इनका जो है मन जो है बढ़ गया है। जैसे ट्रंप ने क्या किया था, वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा ले गए। वहाँ रीजन क्या था? वहाँ पे आयल था। वेनेजुला के पास क्या है? दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजर्व आयल किसके पास है? वेनेजुला के पास है। तो मेन यहाँ पे लड़ाई किसकी है? एनर्जी की है, कि जो एनर्जी पे होल्ड करेगा, दुनिया में जो एनर्जी को अपने अंडर में करेगा, कैप्चर करेगा, वो पूरी दुनिया में राज करेगा। यहाँ तो लड़ाई वर्चस्व की है, सही और गलत की नहीं है। यहाँ लड़ाई किसकी है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, वर्चस्व की है। तो ज़बरदस्ती आपने उसके टॉप लीडर को मार दिया, ठीक। अब अगर वो पलटवार कर रहा है, मार रहा है, तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, हमारी विदेश नीति गड़बड़ कैसे हो गई? जैसे क्या है, हम किसके प्रेशर में हैं? यूएस के प्रेशर में हैं। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई, अभी आपने देखा कि यूएस ने कहा कि आप 30 दिन के लिए किससे तेल खरीद लीजिए? रूस से। भाई, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री। हमें अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की शक्ति हमारे पास है, हमारी गवर्नमेंट को है। तो अमेरिका कौन होता है डिसाइड करने वाला कि हम कहाँ से तेल खरीदेंगे, कहाँ से व्यापार करेंगे? हाँ, लेकिन हमारी अब कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं पार्लियामेंट में कि नाम इनका फाइल में है, इसलिए अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है। बार बार ट्रंप ये कहते भी हैं कि हम चाहें तो कैरियर ख़त्म कर देंगे। बाकी तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, धीरे धीरे न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया सब लोग देखते हो। यानी कि भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, इस समय कहीं ना कहीं वह क्या है, डगमगा गई है। या जो हमें करना चाहिए था, जो हमें स्टैंड लेना चाहिए था, वो हमने स्टैंड नहीं लिया। ईरान हमारा दुश्मन नहीं था। हमको दोनों पक्षों से अगर संबंध रखने थे, तो अगर ईरान का टॉप लीडर मरता है तो हमें संवेदना व्यक्त करने में क्या जाता है? वहाँ की बच्चियाँ मारी जाती हैं, स्कूल पे डायरेक्ट बम डाला जाता है, तो 2 शब्द कहने में क्या जाता? कुछ नहीं हो सकता था। भारत ना इधर से लड़ता ना इधर से लड़ता, लेकिन किसी के मरने पे हम संवेदना तो व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह का 15 दिन 20-16 दिन हो गए, कोई भी इस तरह की बात नहीं की गई। बाद में ट्वीट किया गया, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब यह है, इन सारी परिस्थितियों के जिम्मेदार हमारी फॉरेन पॉलिसी है। इसीलिए कहते हैं जो टॉप लीडरशिप होता है, आप लोगों ने इसमें पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, हाँ, आप लोगों ने अरस्तु और प्लेटो को पढ़ा होगा। अरस्तु और प्लेटो क्या कहते हैं कि जो लीडरशिप होनी चाहिए, जो देश का शासन कंट्रोल होना चाहिए, वो योग्य व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, जो सुलझा हुआ हो, जो योग्यता रखता हो, जो लोगों को दुख और दर्द को समझता हो, ऐसे व्यक्ति को टॉप लीडरशिप मिलनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सत्य है। और डेमोक्रेसी को सबसे खराब तरीके की सरकार मानी जाती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सरकारें जो होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सरकारें 30% पे बनती हैं, जिसकी 30% मेजॉरिटी, भाई वोट कितनी होती है? 60% वोट होता है, 60-70%, 40% तो वोट ही नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। हेलो, हाँ सर, नमस्कार जी, बढ़िया है सर, बताएं।
हो सकता है गलती से लगेगा, हो सकता है। कहाँ पे थे हम लोग? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जिसमें अधिकारी और मंत्री सब मिल के लूटते हैं, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। रियल में भारत के परिप्रेक्ष्य में यही है। प्रजातंत्र का मतलब जनता को अधिकारी भी लूटते हैं और मंत्री भी लूटते हैं, यानी कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से। तो अरस्तू और प्लेटो की बात कहीं भी गलत नहीं है इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। तो एनर्जी सहयोग अगर हम देखो एक चीज़ और, जब आप लोग जैसे थोड़ा सा बेसिक से समझो, जब मैंने जो पढ़ाया था राज्य का निर्माण, उसमें मैंने बताया था कि पहले एक क्या होता है, व्यक्ति होता है, और व्यक्तियों के मिलने से क्या बनता है, एक परिवार बनता है। परिवार से क्या बनता है, समाज बनता है, और जब समाज बनते हैं तब इसमें संघर्ष होता है। इन संघर्षों को रोकने के लिए हम किसका निर्माण करते हैं, राज्य अस्तित्व में आता है। राज्य क्या है, राज्य एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, जो लोगों को सही काम, जो नियम बनाता है और उस नियम का परिपालन कराता है। जो गलत करता है उसको दंड देने की क्या रखता है, शक्ति रखता है। इस तरह से नेशन यानी कि राज्यों की उत्पत्ति होती है। अच्छा, कोई भी राज्य अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने आप में आत्मनिर्भर हो। किसी के पास अगर आयल है तो किसी के पास खाने की चीज़ें नहीं है, रेगिस्तान है, डेजर्ट है। जितने आपके खाड़ी देश है इनके पास रिजर्व के रूप में क्या है, क्रूड ऑयल है, लेकिन इनके यहाँ कोई क्रॉप नहीं होती है, ठीक। हमारे यहाँ सारी चीज़ें हैं लेकिन हमारे पास एनर्जी की सोर्सेस कम हैं, ठीक है। ऐसे ही पूरी दुनिया चलती है, एक दूसरे से हमें क्या करना होता है, सहयोग करना होता है। तो जितने भी सार्क हो, चाहे आसियान हो या आपका यूएन हो, नाटो हो, जितने भी रीजनल या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाते हैं, यह सामाजिक व्यवस्था को यानी राज्य को, नेशन को, देश को चलाने के लिए उनके बीच अच्छे संबंधों को स्थापित करने के लिए किए जाते हैं। कुछ चीज़ें हम क्षेत्रीय लेवल पे करते हैं, कुछ चीज़ें हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। जो हम लोग सार्क पढ़ रहे हैं ये हमारा क्षेत्रीय संगठन है, यानी कि हमारे जो आसपास के नेशन हैं उनके साथ हमारे कैसे संबंध है। अगर उनके यहाँ जैसे हमने पॉइंट लिखवाया ग्रामीण विकास की बात होगी कि हमारे देश में हम ग्रामीण विकास के कौन से स्टेप ले रहे हैं, उनके यहाँ क्या है, यानी कि हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कैसे हम कहते हैं हम गरीब हैं या पिछड़े हैं, जब हम एक नेशन का, एक देश का अपने देश से कंपैरिजन करते हैं कि हमारे यहाँ क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में क्या प्रोडक्शन है, उनके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ गांव में किस लेवल की सुविधाएं हैं, रोड, एजुकेशन है या नहीं है, उनके यहाँ पे क्या है। यानी कि हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं, विकास में सहयोग करते हैं। इसलिए हम लोग रीजनल इंस्टीट्यूशंस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे कहते हैं अगर आपका जो पड़ोस है उससे आपके अच्छे संबंध रहेंगे तो आप चैन से रहेंगे और विकास के मार्ग पे क्या करेंगे, आगे बढ़े रहेंगे। लेकिन अगर आपके संबंध आसपास के नेशन से या देश से या राज्यों से अच्छे नहीं रहेंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए इजराइल का देख लीजिए, इजराइल का संबंध पूरे मिडिल ईस्ट में किसी भी राष्ट्र के साथ अच्छा नहीं है, किसी भी देश के साथ अच्छा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, तो वो खैर अलग बात है, जब हम इजराइल इंडिया संबंध पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। इजराइल का संबंध पूरे नहीं है, उसमें धार्मिक कारण भी हैं और कई सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि इजराइल हमेशा परेशान रहता है। और आज के डेट में देखिए पूरी तरीके से इजराइल बर्बाद हो चुका है, ज़्यादा बचा नहीं है। 60 to 70% इजराइल खत्म हो चुका है। वहाँ से सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की सारी खबरें बंद कर दी। क्यों, यहाँ से चीज़ें बाहर ना जाएं, लोग हताहत ना हो, लोग परेशान ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही देश के लोग अपने ही सरकार के खिलाफ क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, जैसा कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, इनके खिलाफ कि भाई हमें वार करने की क्या ज़रूरत थी, हमारी सरकार अपने देश को वार में क्यों झोंक दी, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीपति देश है, ठीक है, प्राइवेट वहाँ सेक्टर काम करता है और कभी भी बिजनेस में लड़ाई नहीं करता है, वो हमेशा अपने फ़ायदे की बात करता है।
ठीक। तो देखिए, और इसमें पॉइंट्स देख लीजिए, कुछ समझ में सब आ रहा है। जितने भी हमने ये पॉइंट्स दिखाया है इसमें एक दूसरे के सहयोग की बात है, जैसे मानव विकास और पर्यटन, जैसे बहुत सारा हम लोग वीज़ा देते हैं लोगों को घूमने के लिए, इससे हमारे देश की इकॉनमी बढ़ती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, हमको विदेशी मुद्रा मिलती है, इसलिए हम लोग क्या देते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद देखिए आर्थिक व्यापार एवं वित्त, तो जो आपका जैसे चाइना है इस समय, तो चाइना का जो सामान है ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। इस समय देखिए चाइना, अगर पूरी जो ये राजनीति हो रही है इसमें वार में, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका पीछे जाएगा और चाइना टॉप पे जाएगा, क्योंकि अमेरिका को ये लोग जान के बर्बाद करेंगे कि ये क्या हो जाएं, पीछे हो जाएं, जो एक महाशक्ति के रूप में है ये डाउन हो जाए और चाइना क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। और देखना आज के 10-5 साल के बाद यही होगा, अमेरिका पीछे हो जाएगा, चाइना टॉप पे चला जाएगा। यानी कि क्षेत्रीय व्यापार, यानी कि जो हम अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाते हैं, जो हम सामान को प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो वो माल बेचने के लिए भी तो हमें मार्केट चाहिए। तो आसपास के देशों में हम क्या करते हैं, उस माल को, उस गुड्स को, उस सामान को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। इससे क्या फ़ायदा हमें होगा, हमारे यहाँ रोज़गार के अवसर डेवलप होंगे, हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो क्षेत्रीय व्यापार भी क्या है, एसेंशियल कंडीशन है, ज़रूरी है। अगला पॉइंट इसमें देखिए सामाजिक मुद्दे जैसे शिक्षा और संस्कृति। आप देखते होंगे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, यहाँ आस-पास के देश के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान के आते हैं, इथियोपिया के आते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के तो अब नहीं आते हैं, कम आते हैं, और हमारे यहाँ के भी बच्चे अलग नेशन में जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग MBBS करने रूस जाते हैं, या अभी यूक्रेन में प्रॉब्लम हो गई, यूक्रेन में जाते हैं। अलग अलग देशों में हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं और उन देशों के बच्चे हमारे यहाँ भी पढ़ने आते हैं। तो एक तरह से हम लोग एजुकेशनली क्या करते हैं, सहयोग करते हैं दूसरे का। तो ये सारे सेक्टर मिला करके क्या हैं, सहयोग के क्षेत्र हैं। जैसे गरीबी उन्मूलन, जैसे आपने देखा होगा कि जब प्रॉब्लम लंका में आई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको $5 अरब का क्या दिया था, सहयोग किया था, ऋण दिया था। ये सब चीज़ें की जाती हैं। अगला लिखिए हेडिंग, सार्क के क्षेत्रीय केंद्र। सार्क के क्षेत्रीय केंद्र, सार्क के क्षेत्रीय केंद्र लिखिए कृषि, ऊर्जा, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन एवं सांस्कृतिक सहयोग। आपदा प्रबंधन एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय केंद्रों की, सहयोग बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की गई है जो निम्नलिखित है। हमें लगता है इसमें झाड़ू और नहीं लगा है क्या, रजिस्ट्रेशन गंदा पड़ा हुआ है, डस्ट पड़ा है, डस्ट पड़ा हुआ है, बोले हैं। आगे लिखिए, जो पहला लिखिए सार्क कृषि केंद्र, नहीं उसमें लिखना है कि सार्क कृषि केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है। सार्क कृषि केंद्र ढाका कहाँ है, बांग्लादेश राजधानी। अच्छा, अगला लिखिए दूसरा, सार्क ऊर्जा केंद्र इस्लामाबाद। अगला लिखिए सार्क ऊर्जा केंद्र, यानी कि एनर्जी के सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, रीजनल ऑफिस इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पाकिस्तान। आगे लिखिए सार्क सांस्कृतिक केंद्र। नेक्स्ट,
सार्क सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो। कोलंबो का कुछ नाम चेंज हुआ है भाई, कोलंबो कि नहीं। अगला देखिए, सार्क टीबी एवं एड्स केंद्र, सार्क टीबी एवं एड्स नियंत्रण केंद्र काठमांडू। सार्क टीबी एवं एड्स नियंत्रण केंद्र काठमांडू, काठमांडू ना, नेपाल। एक और लिख लीजिए, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र न्यू दिल्ली, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र न्यू दिल्ली। अब डालिए हेडिंग सार्क की चुनौतियां, बस खत्म। लास्ट इसमें बचा है सार्क में, सार्क की चुनौतियां। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र न्यू दिल्ली। अगला हेडिंग डालिए सार्क की चुनौतियां, चैलेंजेज ऑफ सार्क। सार्क के सामने चुनौतियां क्या हैं? लिखिए, पहला, भारत के प्रति सार्क, भारत के प्रति सार्क के अन्य देशों में, भारत के प्रति सार्क देशों में, सार्क के भारत के प्रति सार्क के अन्य देशों में बिग ब्रदर सिंड्रोम की अवधारणा है। बिग ब्रदर सिंड्रोम की अवधारणा है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कि भारत ही सब फायदा ले रहा है, हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक डर है कि इनके साथ अगर हम संबंध बनाएंगे तो इनको फायदा ज़्यादा होगा और हमको फायदा नहीं, कम होगा। तो ये चीज़ इनके अंदर डर बना हुआ है। तो सबसे बड़ी चुनौती भारत के समक्ष और सार्क देशों के बीच ये है। दूसरा देखिए, सार्क देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरक नहीं है। देखिए, सार्क देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरक नहीं हैं, बल्कि सार्क देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरक नहीं हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धी हैं। बता रहे हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धी हैं। जैसे मान लीजिए, पूरक का मतलब ये होता है, हाँ नहीं, जैसे हम अगर जूट का उत्पादन करते हैं तो बांग्लादेश भी करता है, हम कपड़े का उत्पादन करते हैं तो बांग्लादेश भी करता है, हम चाय का उत्पादन करते हैं तो लंका भी चाय का उत्पादन करता है। तो एक दूसरे का पूरक का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ चाय हो, वहाँ कॉफ़ी पैदा हो, फिर कोई कंपटीशन नहीं, हाँ वो एक्सचेंज कर लेंगे। तो हमारी और आसपास के नेशन की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, इकोनॉमिकली है, वहाँ भी एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, हमारी भी एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है। जो उनके यहाँ पैदा होता है वो हमारे यहाँ भी पैदा होता है। तो हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। अगर यही चीज़ें हों कि उनके यहाँ दूसरी चीज़ पैदा, कॉफ़ी की जगह चाय, कहीं पे जूट की जगह उनके यहाँ कोई और चीज़ पैदा हो, हमारे यहाँ रेशम हो तो उनके यहाँ धागे हो, कॉटन पैदा हो, तब तो कम्प्लीमेंट्री कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस चीज़ का प्रोडक्शन हम करते हैं उसी चीज़ का प्रोडक्शन ये नेशन भी करते हैं। इसमें क्या होगा? आपस में कंपटीशन होगा। आज जब पूरक होती हैं कि हमारे यहाँ कुछ, उनके यहाँ कुछ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समस्या है, जो हमारे पास नहीं है हम उनसे ले लें, जो उनके पास नहीं हम अपने पास से दे दें। अब चाइना, अब जैसे मान लीजिए लंका भी चाय बेचेगा, हम भी चाय बेचेंगे, तो दोनों में क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो जाएगा। और जब किसी भी मार्केट में एक से ज़्यादा सेलर होते हैं उसमें क्या हो जाता है? कंपटीशन हो जाता है, और रेट क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। एक आदमी रहेगा, उसकी मोनोपोली रहेगी, वो ज़्यादा फायदा कमाएगा। ये समझ में आया?
अगला लिखिए, जल्दी खत्म करिए इसको। जैसे भारत बांग्लादेश में जूट का उत्पादन, भारत बांग्लादेश में जूट का उत्पादन, हमारे यहाँ भी जूट पैदा होता है और बांग्लादेश में भी। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत और श्रीलंका में चाय का उत्पादन, हमारे यहाँ भी चाय होता है और श्रीलंका में भी चाय होती है। दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। भारत और बांग्लादेश में जूट का उत्पादन, भारत और श्रीलंका में चाय का उत्पादन। आगे लिखिए, भारत पाकिस्तान में प्रतिस्पर्धा एवं आतंकवाद पर, भारत पाकिस्तान में प्रतिस्पर्धा तथा आतंकवाद पर सहयोग न हो पाना, आतंकवाद पर सहयोग ना हो पाना। पाकिस्तान कहता है कि हम जो है अपने तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं करते, और भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है। क्यों भाई, छूट गया क्या? अगला एक पॉइंट और लिखिए, सार्क देशों में परिवहन संपर्क का अभाव है, सार्क देशों में परिवहन संपर्क का अभाव है। जैसे आप लोग यूरोप के बारे में पढ़ते हैं, तो यूरोप के जितने भी कंट्री हैं, आप एक देश से दूसरे देश बाय रोड जा सकते हैं। इनकी कनेक्टिविटी क्या है? अच्छी है। एक देश से निकल करके आप दूसरे देश बाय रोड जा सकते हैं, इनके यहाँ कनेक्टिविटी है। हमारे यहाँ ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है। लंका तो अलग, ठीक है। पाकिस्तान से हमारे संबंध कैसे हैं सबको पता है, यानी कि हम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे हमारे संपर्क नहीं है। एक दो पॉइंट और लिख लो, खत्म हो गया। सार्क देशों का आंतरिक व्यापार, सार्क देशों का आंतरिक व्यापार केवल 5% है। सार्क देशों का आंतरिक व्यापार केवल 5% है, जबकि यूरोपीय संघ का आंतरिक व्यापार 45% है, जबकि यूरोपीय संघ का आंतरिक व्यापार 45% है और आसियान देशों का 20% है, और आसियान देशों का 20% है। कहने का मतलब ये है, सार्क के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं? जैसे एक संगठन है यूरोपीय संघ, तो इनके यहाँ जो आपस में नेशन हैं, जो मेंबर हैं, इनके यहाँ 45% आंतरिक व्यापार करते हैं, और सार्क में कितना परसेंट होता है? 5%। तो आपस में हम ट्रेड ही नहीं करते हैं एक तरह से, एक तरह से। यूरोपियन यूनियन में 22 कंट्रीज है। नहीं 22 नहीं है भाई, 32 32 नहीं, हम लोग छोटे छोटे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या भी तो ज़्यादा है भाई। पाकिस्तान, इंडिया, लंका, बांग्लादेश में जनसंख्या, काठमांडू जनसंख्या नहीं है। क्या चीज़? नहीं जा सकते हैं, प्रतिस्पर्धा हमारे यहाँ है। कई सारे रीजन हैं चुनौतियाँ, इसलिए नहीं, ईरान नाटो में नहीं है। ईरान आपका एशियन कंट्री है, ईरान शामिल नहीं है, नाटो का मेंबर नहीं है। हाँ, तुर्की है। हाँ 20% है इसमें, 20% आसियान 20%। क्या चीज़? बिल्कुल बिल्कुल, भारत का सहयोग कभी तुर्की नहीं करता है। टर्की भारत का कभी भी सहयोग नहीं करता है, वो ऑलवेज सपोर्ट टू पाकिस्तान। वो जितने ड्रोन दे रहा था पाकिस्तान को दे रहा था, भारत का सपोर्ट कभी नहीं करता है। हाँ, ईरान करता है भारत का सपोर्ट, लेकिन ईरान के साथ संबंधी खराब कर लिए हैं बड़े पापा।
जानते हैं बड़े पापा? अच्छा, अब लिखिए अगला, इंडिया पाकिस्तान संबंध। आफ्टर दैट वी डिस्कस साइंस। भारत पाक संबंध। इसमें लिखवाना नहीं है, PDF है लिखा हुआ मेरे हाथ वाला, मैं भेज दूँगा, हमको खाली समझाना है।